नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। देखिए, डायरिया को हम लूज स्टूल, लूज मोशन या सरल भाषा में दस्त भी बोलते हैं। अब डायरिया की प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, जो आपका डायरिया होता है वो दो टाइप से होता है। सबसे पहले आपका आता है अक्यूट डायरिया। अक्यूट डायरिया क्या होता है? देखिए, ये प्रॉब्लम होती है जो डायरिया आपका 1 to 2 डेज तक रहता है, यानी 1 से 2 दिन तक अगर आपको डायरिया हो रहा है तो वो आपका अक्यूट डायरिया। अक्यूट मतलब होता है कम टाइम में। कम टाइम में अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और कम टाइम तक रहती है तो वो आपका अक्यूट डायरिया है। अब अक्यूट डायरिया किस वजह से होता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको अक्यूट डायरिया होता है। देखिए, सबसे पहले जो आप बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप लेते हैं उसे खाने के बाद क्या होता है, उसके खाने के 1 से 6 घंटे के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी अगर आप कुछ बेकरी प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं उसके 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वो आपका किस वजह से होता है? वो आपका होता है स्टेफाइलो ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जो इन्फेक्शन डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट से होता है और इसे खाने के 6 घंटे के अंदर होता है। अगला आता है इन्फेक्शन रीहीटेड फ्राइड राइस की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम होती है, यानी जो लोग फ्राइड राइस खाते हैं उसके 1 से 6 घंटे के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी आपका क्या है? अक्यूट डायरिया है। उस वजह से भी आपको अक्यूट डायरिया की प्रॉब्लम होती है। और जो ये डायरिया कॉज करता है वो बैक्टीरिया है आपका बेसिलस सेरस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो इन्फेक्शन आपको 8 से 16 घंटे के अंदर होता है, यानी अगर आपने ऐसा कुछ खाया है उसके 8 से 16 घंटे बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन आपको मीट डिशेस की वजह से होता है। जो लोग मीट खाते हैं उनको भी कभी कभी क्या है, मीट के खाने के 8 से 16 घंटे के अंदर उनको क्या होता है? इन्फेक्शन होता है और डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ये जो डायरिया होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो मीट डिसीज की वजह से आपको डायरिया कॉज करता है और ये डायरिया 1 से 2 दिन तक आपको रहता है। अब बात करेंगे, देखिए, जो इन्फेक्शन यानी जो डायरिया आपको क्या होता है? मिल्क से और एग से होता है, यानी कुछ लोगों को क्या है, दूध लेने से या अंडे लेने की वजह से भी क्या होता है? डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये जो डायरिया होता है वो आपके 16 घंटे से ज्यादा का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 16 घंटे से ज्यादा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब अगर आप मिल्क और एग लेते हैं तो उसको क्या है, 16 घंटे बाद आपको ये डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये डायरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? वो होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो क्या है, मिल्क और अंडे की वजह से आपको एक्यूट डायरिया की प्रॉब्लम को कॉज करता है और ये प्रॉब्लम 16 घंटे के बाद आपको होती है। दूसरा है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो होता है सेलफिश की वजह से, यानी जो सी फूड होते हैं उसकी वजह से भी क्या है, उसको खाने के 16 घंटे बाद भी कुछ लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम होती है जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, कुछ लोगों में ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी क्या है, एक्यूट डायरिया की प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम भी क्या है, 16 घंटे के बाद आपको होती है। ठीक है, तो यानी मिल्क और एग से भी आपको प्रॉब्लम होती है, सी फूड से भी प्रॉब्लम होती है और ई कोलाई में क्या है, आपको सैलेड से भी प्रॉब्लम होती है, वाटर से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चीज से भी प्रॉब्लम होती है। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है डायरिया कॉज करता है, इसे हम ट्रेवलर्स डायरिया भी बोलते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया भी बोलते हैं। देखिए, अक्यूट डायरिया होता है जो 1 से 2 दिन के अंदर जो आपको प्रॉब्लम होती है और 1 या 2 दिन के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो आपका अक्यूट डायरिया है। अक्यूट डायरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो डायरिया को कॉज करते हैं। तो 1 से 6 घंटे के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया है, उससे 1 से 6 घंटे के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन स्टेफाइलो ऑरियस से होता है जो बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद होता है।
फ्राइड राइस लेने के बाद होता है उसे कॉज करता है बैसिलस सीरस। ठीक है, अब 8 से 16 घंटे के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो मीट डिशेज की वजह से होता है, जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस बैक्टीरिया कॉज करता है। जो 16 घंटे से ऊपर जो इन्फेक्शन आपको होता है उसमें भी आपका एक्यूट डायरिया होता है, वो मिल्क और एग की वजह से होता है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, सी फूड की वजह से होता है जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया कॉज करता है, और इकोलाई बैक्टीरिया भी क्या है जिसे हम ट्रेवलर डायरिया भी बोलते हैं, इसकी वजह से भी क्या है, सैलेड वाटर और चीज की वजह से ये बैक्टीरिया भी एक्यूट डायरिया कॉज करता है। और एक्यूट डायरिया में आपको क्या है, रिहाइड्रेशन की जरूरत होती है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। 1 या 2 दिन के बाद अगर आप परहेज करते हैं तो ये डायरिया खुद ही ठीक हो जाता है। अब बात करेंगे क्रॉनिक डायरिया के बारे में। देखिए, क्रॉनिक डायरिया आपका होता है जो लंबे टाइम से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम अगर आपकी लंबे टाइम तक रहती है तो उस प्रॉब्लम को हम क्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉनिक डायरिया होता है कि अगर आपको 4 हफ्ते या 4 हफ्ते से ऊपर अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका क्रॉनिक डायरिया है। देखिए, क्रॉनिक डायरिया होता है अगर आपको 4 हफ्ते 4 वीक और 4 वीक से ज्यादा अगर आपको डायरिया हो रहा है तो वो आपका क्रॉनिक डायरिया है। ठीक है, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक क्या है, किसी को लूज स्टूल या दस्त होते रहते हैं। अब ये दस्त की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्रॉनिक क्यों है, इस पर बात करेंगे। देखिए, क्रॉनिक डायरिया जो सबसे पहला क्रॉनिक डायरिया होता है वो होता है फैटी डायरिया। फैटी डायरिया होता है जो ज्यादा फैट लेने की वजह से आपको डायरिया होता है, इसे हम स्टेटोरिया भी बोलते हैं। फैटी डायरिया को क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया भी बोलते हैं। अब देखिए, फैटी डायरिया में क्या होता है, ये नॉर्मल भी होता है अगर आप क्या है ज्यादा फैट, इंजेक्शन ऑफ हाई फैट एंड फाइबर, यानी जब आप हाई फाइबर और फैटी डाइट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको होती है। तो फैटी डायरिया आपको होता है, यानी आपके दस्त में आप जो स्टूल पास करते हैं उसमें क्या है, फैट निकलता है। ठीक है, तो ये फैटी डायरिया है। अब क्या होती है, अबनॉर्मल भी होता है। अबनॉर्मल कब होता है, जब आप में बाइल एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, बाइल एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, पैनक्रियाटिक डिजीज है आपको, तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला होता है माल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम। देखिए, फैटी डायरिया है जिसे हम स्टेटोरिया भी बोलते हैं, ये होता है जब हम ज्यादा फैट अपनी डाइट में लेते हैं, फाइबर हम अगर ज्यादा लेते हैं तो उस दिन हमको क्या होता है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब एबनॉर्मल भी ये डायरिया होता है, वो क्यों होता है, बाइल एसिड डेफिशिएंसी। बाइल कहाँ से बनता है, देखिए बाइल जो होता है वो आपके लीवर से बनता है, और ये बाइल कहाँ स्टोर रहता है, आपके गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में स्टोर रहता है। जब आप कोई हाई फैटी डाइट लेते हैं तो ये बाइल क्या, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को रिलीज करता है, और ये बाइल कहाँ जाता है, आपकी इंटेस्टाइन में जाता है, यानी छोटी आंत में जाता है। और ये खाना भी जो आप खाते हैं वो कहाँ जाता है, आपके स्टमक से होते हुए छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में ये बाइल क्या करता है, इन फैट को क्या करता है, पचाने का काम करता है। तो जब बाइल एसिड डेफिशिएंसी हो गई है, बाइल एसिड का अच्छे से सेक्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये खाना पच नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, स्टोन ने अगर इसके सेक्रेशन को ब्लॉक कर दिया है, या लीवर डिजीज है जिसकी वजह से क्या है, लीवर बाइल नहीं बना पा रहा है, तो भी क्या होती है, बाइल एसिड डेफिशिएंसी होती है और आपको डायरिया होता है। ये अबनॉर्मल प्रॉब्लम है। पैनक्रियाटिक डिजीज, देखिए पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास और लीवर क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। पैनक्रियास से भी आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज निकलते हैं जो इंटेस्टाइन में जाते हैं, और इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, खाने को पचाने का काम करते हैं। अब जब आपके पैनक्रियास में भी प्रॉब्लम है तो ये एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, खाना पचने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप हाई फैटी डाइट लेते हैं तो उसे पचाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको फैटी डायरिया होता है। दूसरा है माल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम। देखिए, माल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम क्यों होती है कि अगर आपके आंतें हैं वो कमजोर हो गई हैं, आपकी आंतें क्या है, आपके जो खाना आप
खा रहे हैं, हाई फैटी डाइट जो आप खा रहे हैं उसे पचा नहीं पा रही है, उससे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम। तो ये प्रॉब्लम में भी आपको फैटी डायरिया होता है। अब देखिए फैटी डायरिया में क्या होता है, जिन लोगों को फैटी डायरिया की प्रॉब्लम होती है उनका जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, बल्की होता है, ग्रीजी होता है, स्मेली होता है, फ्लोट करता है और डिफिकल्ट टू फ्लश। यानी देखिए इसमें जो फैटी डायरिया होता है वो डायरिया कैसा होता है, बल्की स्टूल होते हैं, ग्रीजी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, स्मेल आती है, फ्लोट करते हैं और फ्लश करने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि आपके स्टूल में क्या है, जैसे ऑयल होता है वो येलो येलो कलर आपको स्टूल में दिखाई देता है। ये किस वजह से दिखाई देता है, फैटी डायरिया की वजह से। यानी जो आप हाई फैटी डाइट ले रहे हैं वो पच नहीं पाया है, वो सारा क्या है आपके डायरिया के साथ में बाहर निकल गया है, तो ऐसे स्टूल आपको दिखाई देते हैं, वो आपका फैटी डायरिया है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, देखिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रॉब्लम क्यों होती है, वेट कम क्यों होता है, देखिए जब खाना आपको पच नहीं रहा है, ठीक है, वो खाना आपको न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है, तो उसकी वजह से आपका वेट कम होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी आपको होती है और एनीमिया की प्रॉब्लम भी होती है, यानी खून की भी कमी आपके शरीर में हो जाती है, वेट कम हो जाता है, न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और खून की भी कमी हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स फैटी डायरिया में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अगले डायरिया के बारे में। देखिए अगला जो डायरिया होता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी डायरिया। इन्फ्लामेटरी डायरिया क्यों होता है, अगर आपकी आंतों में इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसे इन्फ्लामेटरी डायरिया बोलते हैं। सेकंड आपका आता है इन्फ्लामेटरी डायरिया। देखिए ये जो होता है वो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। इन्फ्लामेशन क्या होती है कि अगर आपकी आंतों में सूजन आ गई है, ठीक है, आपके टिश्यू में क्या है, डैमेज हो गए हैं, जो इंटेस्टाइनल टिश्यू है वो डैमेज हो गए हैं, वहां पर सूजन आ गई है, तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लामेटरी डायरिया बोलते हैं। ये किस वजह से होता है, ये होता है क्रॉन्स डिजीज के कारण। अब देखिए क्रॉन्स डिजीज क्या होता है, क्रॉन्स डिजीज होता है ये आपकी आंतों को अफेक्ट करता है, यानी आपके माउथ से लेकर एनएस तक, ठीक है, जहां से आप स्टूल पास करते हैं, ये जो जो जितना भी ये ट्रैक्ट है, ये फूड पाइप से आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन से आपके रेक्टम तक और एनएस तक कहीं पर भी ये प्रॉब्लम आपकी आंत में हो सकती है। क्रॉन्स डिजीज में क्या होती है, आपकी आंतों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आपकी आंतों में हो जाती है और इरिटेशन होती है, यानी आपके जो टिश्यू है वो इरिटेट होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है। अब देखिए ये जो क्रॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम होती है ये किस पार्ट में मोस्ट कॉमन होती है, ये होती है डिस्टल इलियम में मोस्ट कॉमन ये प्रॉब्लम होती है। अब डिस्टल इलियम क्या है, देखिए ये आपका फूड पाइप है, फूड पाइप से ये क्या है, आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है, स्टमक से ये आपका क्या है, ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम से ये जो गया ये आपका जेजुनम है, ये आपका इलियम है और यहां से आपकी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये आपका स्टमक है, जो खाना आप खाते हैं वो पहले कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद जो फर्स्ट पार्ट आपका आता है वो है ड्यूडिनम। ये क्या है, ये छोटी आंत का पार्ट है, ये खाना आपका कहाँ पचता है, ड्यूडिनम में पचता है। ड्यूडिनम से जाते हुए ये सेकंड पार्ट आपका क्या आता है, जेजुनम। जेजुनम के बाद जो छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट आता है वो कौन सा होता है, इलियम। यानी जहां पर आपकी छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत जो आपकी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है इस पार्ट में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो क्रॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। डिस्टल जो इलियम है इसको ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यानी ये माउथ से लेकर एनएस पर कहीं पर भी हो सकती है। और मोस्ट कॉमन जो एरिया अफेक्टेड होता है वो डिस्टल इलियम होता है, जहाँ पर छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी क्या है, जो आपकी क्रॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम है, ये आपकी आंतों की सारी लेयर को अफेक्ट करता है। आपकी आंतों की कितनी लेयर होती है, देखिए, म्यूकोजा होती है, सब म्यूकोजा होती है, मस्कुलरिस होती है और सिरोसा होती है। चारों लेयर को अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी आपके आंतों की जो चारी लेयर को अफेक्ट करते हैं, ऑल लेयर अफेक्टेड होती हैं। ये प्रॉब्लम है क्रॉन्स डिजीज की, ठीक है। अब देखिए, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है, ये भी आपके आंतों की प्रॉब्लम होती है। ये मोस्ट कॉमनली आपके रेक्टम को अफेक्ट करती है। अब रेक्टम कौन सा पार्ट है, देखिए, ये जो आपकी बड़ी आंत खत्म जहां पर होती है, यहाँ से ये छोटी आंत से ये बड़ी आंत जुड़ गई है और बड़ी आंत जहां पर खत्म होती है, ठीक है। और जो ये एनस का पार्ट आपका स्टार्ट होता है, बड़ी आंत का जो पार्ट है एंड का पार्ट है, और जो एनस जहां पर स्टार्ट हो रहा है उसके बीच को हम बोलते हैं रेक्टम। ये पार्ट है आपका रेक्टम। तो ये मोस्ट कॉमनली आपके रेक्टम को अफेक्ट करता है। इसमें भी आपके आंतों में सूजन आ जाती है, आपके जो इंटेस्टाइनल टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें भी इन्फ्लामेटरी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अगला जो कॉज है इन्फ्लामेटरी डायरिया का वो है रेडिएशन एंटीरोकोलाइटिस। अब देखिए, रेडिएशन एंटीरोकोलाइटिस क्या होता है, एंटीरोकोलाइटिस ये भी आपकी आंतों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये जो आंत अफेक्ट होती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है। यानी बार बार अगर रेडिएशन आपके आंतों तक पहुंच रही है और आपकी आंतों को डैमेज कर रही है, तो उस वजह से भी इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है। अगला जो कॉज है कि कैंसर, ठीक है। अगर आपके आंतों में कैंसर कहीं पर डेवलप हो गया है तो उस वजह से भी इन्फ्लामेटरी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे कि इन्फ्लामेटरी डायरिया में होता क्या है। देखिए, फैटी डायरिया में क्या है, आपका जो स्टूल निकलता है, यानी जो डायरिया आपको होता है उसमें फैट निकलता है, जो फैट आपकी आंतें पचा नहीं पाती है। लेकिन इन्फ्लामेटरी डायरिया में क्या होता है, ब्लडी स्टूल होते हैं, ठीक है। यानी आपके स्टूल में क्या होता है, ब्लड निकलता है। जो डायरिया आपको होता है उसमें ब्लड भी आता है। टेनिसमस की प्रॉब्लम आपको होती है। टेनिसमस क्या होता है, टेनिसमस होता है डिफिकल्टी टू एम्प्टी द बाउल। यानी आपको आंतों को क्या है, खाली करने में प्रॉब्लम होती है। आप अगर डायरिया अगर आपको हो रहा है, आप मोशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका क्या है, आंतें अभी खाली नहीं हुई है, तो ऐसी फीलिंग आपको होती है। ब्लड आपके स्टूल में आता है, साथ में आपको फीवर भी आता है। फीवर क्यों आता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन वहां पर हो गया, इन्फेक्शन वहां पर डेवलप हो गया, उस वजह से आपको बुखार भी आता है और एब्डोमिनल पेन भी आपको होता है, यानी पेट में दर्द भी होता है, क्रैम्प भी होते हैं। ये होता है इन्फ्लामेटरी डायरिया, ठीक है। ये होता है क्रॉन्स डिजीज के कारण, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण। अगला होता है रेडिएशन एंटीरोकोलाइटिस के कारण, और कैंसर अगर आपके आंतों में है तो उस वजह से इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है। अब बात करेंगे थर्ड कंडीशन के बारे में, जो होता है वाटरी डायरिया। देखिए, सबसे पहला है फैटी डायरिया, दूसरा है इन्फ्लामेटरी डायरिया, तीसरा है वाटरी डायरिया। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वाटरी डायरिया यानी आपकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो इस डायरिया में क्या होता है, ज्यादा लॉस होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्रेटरी डायरिया के बारे में। वाटरी डायरिया में जो पहला आता है वो आता है आपका सेक्रेटरी डायरिया। देखिए, सेक्रेटरी डायरिया में क्या होता है, ये आपके आंतें हैं, ठीक है। आपके आंतों में क्या होता है, आपकी बॉडी से जितना भी वाटर है, ठीक है, जितना भी वाटर है और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो उनका सेक्रेशन क्या होता है आपके आंतों में
ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं या पानी है, वो क्या होते हैं, आपकी आंतों में उनका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, और जब आंतों में इनका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे, डायरिया के थ्रू बाहर निकलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन आपके आंतों में क्यों होता है, इसका भी कारण है। देखिए, सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम होती है, ये होती है ट्यूमर में। यानी अगर आपके थायराइड ट्यूमर डेवलप है, ठीक है, आपके रेक्टम में ट्यूमर डेवलप है, आपके इंटेस्टाइन में ट्यूमर डेवलप है, आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर ट्यूमर या कैंसर ग्रोथ हो रही है, तो उससे क्या होते हैं, टॉक्सिन रिलीज होते हैं। उस कैंसर से, ट्यूमर से क्या होते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं। वो टॉक्सिक केमिकल क्या है, आपकी बॉडी में जब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन क्या है, आपके आंत में ज़्यादा होता है। और जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन उस वजह से आपके आंतों में ज़्यादा होता है, तो डायरिया की तरफ आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, निकलता है। यानी आपकी बॉडी में क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, ये आपकी क्या है, डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये डायरिया जो होता है वो 1 लीटर पर डे से ज़्यादा होता है, यानी 1 लीटर से ज़्यादा आपको ये डायरिया होता है पर डे, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा फ्लूइड आपकी बॉडी से निकल रहा है। और इसमें आपको क्या होता है, अगर आप फास्टिंग करते हैं, यानी देखिए कुछ केस में क्या होता है, फास्टिंग करने की वजह से डायरिया क्योर हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेक्रेटरी डायरिया है, जो ट्यूमर या कैंसर की वजह से हो रहा है, ट्यूमर की वजह से हो रहा है, कैंसर की वजह से हो रहा है, ड्रग्स की वजह से, जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स कोई पेशेंट ले रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, हाई डोज की होती हैं, उस वजह से क्या होता है, ये सेक्रेटरी डायरिया होता है। इसमें आपकी बॉडी से वाटर का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, और ये 1 लीटर पर डे से ज़्यादा ये फ्लूइड लॉस होता है। इसमें फास्टिंग करने से आपको आराम नहीं मिलता है, यानी पर्सिस्ट ये डायरिया होता है। फास्टिंग के बाद भी आपको ये डायरिया होता है, दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, जिस वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आपको लगती है, आप उठ नहीं पाते हैं बिस्तर से। वो कंडीशन है सेक्रेटरी डायरिया की, और ये सीवियर फॉर्म भी होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन हो जाते हैं, ज़्यादा केमिकल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तो वो प्रॉब्लम सीवियर होती है, जो सेक्रेटरी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे अगले डायरिया के बारे में। देखिए, अगला जो डायरिया होता है वो आपका आता है ऑस्मोटिक डायरिया। देखिए, वाटरी डायरिया को जो सेकंड डायरिया होता है वो आता है ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया क्यों होता है, ये होता है इनडाइजेशन की वजह से, यानी अपच की वजह से, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या होता है, आपके आंतों से क्या होता है, वाटर का सेक्रेशन ज्यादा होता है, यानी आपकी बॉडी से जितना भी वाटर है वो आपके आंत में उसका सेक्रेशन होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सेक्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर का सेक्रेशन हो रहा है, यानी फ्लूइड आपकी बॉडी से वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर आप कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसे आपके आंतें पचा नहीं पाते हैं, देखिए कुछ लोगों में क्या होता है, आंतें किसी स्पेसिफिक खाने के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, जैसे हम ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी में क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो लोग अनाज को पचा नहीं पाते हैं, यानी गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया, राई हो गई, ऐसे अनाज को क्या है, ये लोग पचा नहीं पाते हैं। और ऐसा अनाज जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके आंतों में रह जाते हैं, और ये पार्टिकल क्या करते हैं, वाटर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो वाटर का सक्रीशन आपके आंत में ज़्यादा हो रहा है, और ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के साथ बाहर निकल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। ये होता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी लोगों में, जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। दूसरा होता है लैक्टेज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, लैक्टोज मतलब मिल्क से बनी,
मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कुछ लोगों को क्या है, दूध से कोई भी चीज़ बनी हुई है वो पचाने में बहुत दिक्कत होती है, उसे हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है उनको भी क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरिया होता है। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या होता है, वाटर का ज़्यादा आपकी बॉडी से लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं हो रहा है। देखिए, जो इससे पहले मैंने सेक्रेटरी डायरिया बताया था, ठीक है, उसमें क्या है, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी आपके निकल रहे हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ वाटर निकल रहा है। और ये जो सेक्रेशन होता है ये 1 लीटर पर डे से कम होता है। उसमें क्या था, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा आपको डायरिया होता है। इसमें क्या होता है, 1 लीटर पर डे से कम क्वांटिटी में आपको ये डायरिया होता है। और इसमें क्या है, फास्टिंग से आपको क्या मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। यानी अगर आप एक दिन अगर फास्टिंग कर लेते हैं, नहीं खाना खाते हैं, तो ये आपको क्या है, आराम इस डायरिया में आता है। लेकिन सेक्रेटरी डायरिया में क्या है, आपको आराम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो क्या है, सीवियर फॉर्म होती है, वो कैंसर या टॉक्सिक के ज़्यादा बॉडी में बढ़ने की वजह से वो सेक्रेटरी डायरिया होता है। ऑस्मोटिक डायरिया होता है इंडाइजेशन की वजह से। जो लोग कुछ स्पेसिफिक फूड को पचा नहीं पाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे वाटरी डायरिया का जो थर्ड पार्ट होता है। देखिए, वाटरी डायरिया का जो थर्ड पार्ट होता है वो है आपका डायरिया ड्यू टू इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। डायरिया ड्यू टू इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी की वजह से जो डायरिया होता है। इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी क्या होती है, जो आपकी आंतें क्या होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपकी आंतों में होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन आपकी आंतों में होता है। अब देखिए, आपकी आंतें इस शेप में होती हैं, और जब आपकी आंतों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे आपका खाना क्या है, आगे आगे पास होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं, मसल और नर्व के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यानी जो मांसपेशियां आपकी आंतों की होती हैं, ठीक है, और नर्व जो होती हैं, जो सिग्नल लेके आ रही हैं आपके ब्रेन से, ठीक है, तो ब्रेन से जब सिग्नल आता है तो ये आंतें क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये आप खाना क्या है आपका आगे आगे पास होता है। तो जब इस मोर्टेलिटी में, यानी इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है, आपके मसल या नर्व में प्रॉब्लम आ गई है, जिस वजह से ये मोर्टेलिटी नहीं हो पा रही है और आपको ये डायरिया हो रहा है। ये डायरिया किन लोगों में होता है, ये डायरिया होता है डायबिटीज मेलाइटस के जिनको प्रॉब्लम, यानी जिनको शुगर की दिक्कत है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। उनकी आंतें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनमें कब्ज ज़्यादा बनता है, खाना बहुत लेट में पचता है। तो डायबिटीज पेशेंट में इनमें होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। जिन लोगों में थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, यानी T3 T4 का लेवल क्या है, बॉडी में बढ़ा हुआ है, उन लोगों में भी ये इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी ठीक से नहीं हो पाती है। जिनको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, यानी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, और वो डिजीज क्या करती है, क्योंकि ब्रेन से क्या हो रहा है, आपके सिग्नल आ रहे हैं, जो नर्व आपकी आंतों में जा रही है। तो जब आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सिग्नल क्या है, आपकी आंतों की जो नर्व है, मसल है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि मोर्टेलिटी नहीं हो रही है और आपको इसकी वजह से डायरिया हो रहा है। अगला है, प्रायर अगर इंटेस्टाइनल कोई सर्जरी आपकी हुई है, ठीक है, यानी आपकी पेट की, आपकी आंतों की कोई सर्जरी हुई है, जिस वजह से ये जो मोर्टेलिटी होती है आंतों की वो डिस्टर्ब हो गई है, खाना आपको नहीं पच रहा है, उस वजह से आपको डायरिया हो रहा है। यानी इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी की वजह से भी आपको डायरिया होता है। जो शुगर में होता है, थायराइड पेशेंट में होता है, ओवर एक्टिव थायराइड पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी ब्रेन से रिलेटेड जिनको डिजीज है उनमें डायरिया होता है, और पहले किसी की सर्जरी हुई है तो उनमें ये डायरिया होता है। देखिए, अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी ऐसे कौन से चीजें हैं जिससे हम अपनी डायरिया की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, डायरिया से क्या होता है, फ्लूइड आपकी बॉडी से लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी से लॉस होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जी मचलाता है, आपको उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, या सीवियर अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो गई है तो आपको क्या होता है, कोमा में भी आप जा सकते हैं, इतनी सीवियर प्रॉब्लम ये होती है। अब देखिए, मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है,
रिहाइड्रेशन सबसे पहले आपको करना है। रिहाइड्रेशन क्या होता है कि वाटर इनटेक को अपना ज़्यादा रखना है, जिससे आपकी बॉडी में क्या है, फ्लूइड की जो लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करते हैं, आप ORS आप ले सकते हैं। ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है, क्योंकि जिनमें सेक्रेटरी डायरिया की प्रॉब्लम होती है उनका इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होता है पानी के साथ साथ, तो उसकी वजह से बहुत कमी शरीर में आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो ORS आपको लेना है। डाइट के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्ट डाइट आपको लेनी है। ठीक है। कोई हल्का खाना आपको लेना है जो पचने में आसानी हो। हाई फैटी डाइट को अवॉइड करना है, यानी ज़्यादा फैटी डाइट आपने नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपके आंतों में प्रॉब्लम है या खाना पचाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डायरिया आपको की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेना है, बहुत सॉफ्ट डाइट आपको लेनी है। ठीक है। वाटर इनटेक करना है, ORS लेना है। ठीक है। और देखिए, और आपको क्या करना है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज या वॉक आप कर सकते हैं, जिससे क्या हो, आपका जो डाइजेशन है वो ठीक से रहे, जो खाना आप खा रहे हैं वो इजीली आपका पच जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्या है, अपने डायरिया की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।